सैंड में ह्यूमस मिल गया, पहले कभी कोई था? जो था वो मरा होगा तभी तो ह्यूमस बना है। तो जब पहली बार अपनी अर्थ बनी थी तो यहाँ A आया, B आया, C आया, D आया, E आया, F आया, G आया, H आया। H फॉर ह्यूमन बेटा। तो A से लेकर H तक आप जानते हैं कि एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ है। क्या मैं ऐसा कह दूं कि प्रिमिटिव अर्थ पर एवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल प्रोसेस रहे? एवोल्यूशन होता गया तो साथ के साथ सक्सेशन भी होता गया। क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि एवोल्यूशन हर पल होता है, हर मोमेंट पे होता है, लेकिन सक्सेशन तब होता है जब नई स्पीसीज आती है। एग्री बेटा? ये तो मामला है एवोल्यूशनरी सक्सेशन का। कौन सा सक्सेशन? अब आज की तारीख में हमारी अर्थ पे मान लीजिए कोई चट्टान, कोई नाला, जो भी है, वहां कोई सी आ गया। अब आप कहें कि सबसे पहले सी ही क्यों आया? क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट उसको फेवर कर रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आता वही है जिससे एनवायरनमेंट बुलाता है। अब मान लीजिए इस सी के बाद में यहाँ पर ई आ गया, तो आप कहें कि सर डी नहीं, फिर इसके बाद ई क्यों आया? क्योंकि डी को नहीं फेवर अब ई को हो रहा है। ये बातें पहुंचना जरूरी है बेटा। तो आज हमारी अर्थ के किसी कोने, किसी एरिया, किसी चट्टान, किसी नाले पर जो स्पीसीज आ रही है वो स्पीसीज है जो पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है। अरे उस एरिया में तो इसलिए आई है क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट उसको फेवर कर रहा है। हो सकता है कि ई के बाद में सीधा यहाँ पर एफ आ जाए, हो सकता है इसके बाद में वापस ए आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जितनी भी स्पीसीज आई है वो उस एरिया के लिए पहली बार होगी, अर्थ के लिए नहीं। क्योंकि अर्थ पे तो ये पहले कभी आ चुकी है, एरिया में तो इसलिए आई है क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट उसे फेवर कर रहा है। अबे लास्ट बात और सुन लो, सी, ई, आर, ए जो भी है, एफ, ए जो भी है, इनमें एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि नई स्पीसीज आ जाए। जिस दिन वो इतना बड़ा हो गया कि नई स्पीसीज आ गई, उस दिन वो आगे बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर है अब? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन और एवोल्यूशनरी सक्सेशन पर डिफरेंस क्लियर हो गया भाई? हम जो पढ़ते हैं वो एवोल्यूशनरी पढ़ते हैं कि इकोलॉजिकल? क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है? ना, वो तो हो चुका है। ये तो एनवायरनमेंट के सपोर्ट की वजह से हो रहा है यार। ये क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है? नहीं, एनवायरनमेंट के सपोर्ट की वजह से हो रहा है। मेरी बात पहुंची कि नहीं वाली? नाले में ग्रास के बाद श्रब क्यों आई? क्योंकि नाले में मिट्टी बढ़ी है। क्या ग्रास में एवोल्यूशन होके श्रब होगी क्या? नहीं बेटा, मिट्टी बढ़ी है इसलिए श्रब आई है। चट्टान पे क्रस्टोस के बाद फोलियोस, क्या क्रस्टोस में एवोल्यूशन होके आया? चट्टान टूटी तो आया। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो जो पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है वो स्पीसीज अब किसी नए एरिया में आ रही है, वहां के एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है, उसे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से पुकारेंगे बेटा। और जो अर्थ पे पहले कभी हुआ था वो एवोल्यूशनरी सक्सेशन था। ए से लेकर एच तक जो कुछ हुआ वो एवोल्यूशन वाले सर ने आपको पढ़ा दिया। मैं तो आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। दो स्टेटमेंट बोलूंगा, जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं। आपको ये बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। बेटा
एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास आती है। मैंने जो कहा सच कहा। समझ में नहीं आया तो मना करो, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट को गलत मत बोलो। सीधा कहो कि हाँ नहीं आया। कैसे आएगा? क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे कि डाइकोट के बाद मोनोकोट आएगा। बेटा डाइकोट के बाद मोनोकोट आए हैं रे यार। डाइकोट ट्री और मोनोकोट ग्रास। तो एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास आई है और इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रास के बाद ट्री आते हैं। अब जो मैंने कहा सच कहा बेटा? ये याद रहेगा ये? तो हम एवोल्यूशनरी पढ़ रहे हैं कि इकोलॉजिकल? चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं और अब आगे जो भी मैं कहूंगा सच तो कहना ही है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कहूंगा, ये याद रखेंगे। चलिए हो जाए अब आगे। कॉजेस यस आ सकती है, हमने कब मना किया? आओ ग्रास, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सक्सेशन के आगे बढ़ने के कारण देख रहे हैं। आप तो जानते ही है बेटा कि गलती करके जाते हैं। अगर खुद की गलती से गए हैं तो उसे बायोटिक, लिविंग या ऑटोजेनिक कहा जाता है। ऑटोजेनिक का मतलब खुद का किया हुआ है। ऑटो खुद का ही किया हुआ है। पढ़ लो पढ़। यहाँ खुद कम्युनिटी मिस्टेक करती है और उसकी वजह से उसे वहां से हटना पड़ता है। कम्युनिटी की मिस्टेक होगी तो उसे वहां से हटना पड़ेगा। इसे आप ऑटोजेनिक कह रहे हैं, बायोटिक लिविंग के नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन अभी तो आए ही थे, कुछ किया भी नहीं। कोई दूसरा भी तो हटा सकता है। उसे आप एक्सटर्नल, फिजियोग्राफिक या फिर एलोजेनिक के नाम से पुकारेंगे। एक्सटर्नल, फिजियोग्राफिक या एलोजेनिक कहेंगे। जहां अभी आए हैं अचानक फ्लड आ जाए, अरे लावा आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, जाना पड़ेगा। हर बार खुद की गलती से ही जाओ जरूरी नहीं है, कोई और भी हटा सकता है। सीधी बात है, या तो गलती करके जाओ नहीं तो कोई और हटाएगा। जाना सबको है और जब जाना ही है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, गलती करके ही जाओ ताकि बाद में पछतावा तो नहीं हो रहे। समझ रहे हो बेटा? टाइप ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन दो प्रकार का होता है। सक्सेशन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है प्राइमरी सक्सेशन। बेटा प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पहले कभी कुछ था ही नहीं। जो भी होगा पहली बार होगा। क्या मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमारी अर्थ बनी थी? ना, यही तो बात है। अगर तब की बात करता जब हमारी अर्थ बननी है तो मैं एवोल्यूशनरी सक्सेशन कहता है। थोड़ा चलाओ रे इसको यार, आरपीएम बढ़ाओ बेटा यार। ऊपर वाले माले में जंग लगाओगे क्या है यार? बिल्कुल ही यार क्या कर रखा है।
जब बार बार कह रहा हूं कि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशनरी सक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। एवोल्यूशनरी सक्सेशन प्रिमिटिव अर्थ पे हुआ था, आज जो हो रहा है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। आप कहेंगे फिर कौन सी जगह ऐसी होगी जहां पहले कभी कुछ रहा ही नहीं है? एक दिन की बात है, भयंकर वोल्केनिक लावा आ रहा है। आओ लाओ, और जब लावा ठंडा होता है तो चट्टानें बनती हैं, और इस तरह की रॉक को आप इग्नियस रॉक के नाम से पुकारते हैं। कौन सी रॉक? बताइए, चट्टान की सरफेस पे क्या पहले कभी कोई था? बनी पहली बार है। जो भी होगा पहली बार होगा। अरे सक्सेशन कौन सा होगा? अब तो समझ रहे हो आप? क्या चट्टान पे अगर पहले कोई आएगा तो वो क्रस्टोस लाइकेन होगा? अरे आप तो जानते हो ना बेटा, क्रस्टोस लाइकेन ने आकर मरकर सॉइल फॉर्मेशन को इंड्यूस किया था। सॉइल का बनना पीडोजेनेसिस कहलाता है। पीडोजेनेसिस बहुत 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 स्लो प्रोसेस है। 1 इंच मोटी परत बनने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। तभी तो बेटा प्राइमरी सक्सेशन भी बहुत स्लो प्रोसेस है। अरे इसे कंप्लीट होने में भी हजारों साल लग जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लगता है बेटा इसे कंप्लीट होने में। यहाँ अब मुझे बताइए, क्या अब यहाँ पर क्रस्टोस लाइकेन के बाद फोलियोस लाइकेन आएगा? फोलियोस लाइकेन के बाद में क्या मॉसेस आएंगी? क्या मॉस के बाद में यहाँ पर उसके बाद और फाइनली ट्री। बताओ, जब ट्रीज आ गए तो क्या पानी पानी हो गया? अरे क्या सूखा पड़ गया? तो पानी पानी ना सूखा कौन सी कंडीशन है? बीजिंग में उगने वाला बोलो, मीजोफाइट ही क्यों? मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। क्या हर कोई यही जाना चाहता है? क्या हर कोई पहुंच जाता है? यहाँ वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। हर किसी के बस की बात जाना सब चाहते हैं। जाएगा वही जिसे एनवायरमेंट बुलाएगा, एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा। तो कहां कहां पर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है? आओ एग्जाम्पल हो जाए। पहला, वॉल्केनिक लावा के बाद में होने वाला सक्सेशन क्या प्राइमरी सक्सेशन है? क्या हर चट्टान लावा से ही बने? क्या जरूरी है? कोई दूसरी भी बंजर चट्टान पड़ी है तो उसके ऊपर भी तो प्राइमरी ही होगा। न्यूली फॉर्म पॉइंट, नया नया बना तालाब। जैसे एक दिन की बात है रे बेटा, अर्थक्वेक आ रहा है, चट्टानें खिसक रही है, एक गड्ढा बन रहा है, बरसात हो, पानी भर चुका है। बताइए, इस पानी की सरफेस पे क्या पहले कभी कोई था? भरा ही पहली बार है। जो भी होगा पहली बार होगा। सक्सेशन कौन सा होगा? अरे समझ रहे हो क्या बेटा? प्राइमरी सक्सेशन होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा कह दे कि एक तालाब गर्मी के दिनों में सूख जाता है, बरसात के दिनों में फिर भर जाता है, तो उसमें होने वाला सक्सेशन सेकेंडरी हो जाएगा। जब तालाब गर्मी के दिनों में सूख गया तो वहां के फाइटोप्लैंक्टन स्पोर बना गए। अरे बरसात के दिनों में जब वो दोबारा भरा तो वही स्पोर ग्रो करके वहां फाइटोप्लैंक्टन बनेगा। अरे एक बात समझ में आ गई यार, ये दूर दूर तक के बच्चों को आ जाना चाहिए कि जिस एरिया में सक्सेशन हो रहा है वहां अगर पहला सीड, पहला स्पोर, कोई भी पहला बाहर से आके उगता है तो सक्सेशन प्राइमरी होता है।
अरे पहला ही बाहर से आया है, इसका मतलब पहले कभी कुछ था ही नहीं। अगर पहला ही कोई वहीं का उग जाए तो वो सेकेंडरी होगा। तो तालाब सूखा तो वहां के फाइटोप्लैंक्टन ने स्पोर बनाया, और जब बरसात के दिनों में तालाब भरा तो वही स्पोर ग्रो करके फाइटोप्लैंक्टन बना। क्या वहीं का कोई उगा? तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी? लेकिन अगर नया नया तालाब बना और पहला ही स्पोर बाहर से आया तो तो जो नया नया तालाब बना है उसके अंदर सक्सेशन कौन सा है? पहुंच पा रहा है क्या? पहुंच रहा बेटा? गजब। इसको तो प्राइमरी कहते बेटा, 1 डिग्री प्राइमरी, और ये सेकेंडरी। ठीक है, ज्यादा पड़ गया है। सैंड ड्यून, रेत के टीले। देखते हैं कितने बच्चे नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ पाते हैं। सैंड सॉइल नहीं है जब तक उसमें ह्यूमस ना मिले। याद करो उस दिन को जब चट्टान टूटी थी, चट्टान के छोटे छोटे पार्टिकल, जब उसमें ह्यूमस मिला तब सॉइल कहा था। अरे सैंड तो रॉक के स्मॉल पार्टिकल है बेटा, जब उसके अंदर ह्यूमस मिलेगा तभी तो सॉइल बनेगी। देखते हैं मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट, हल्का जोर लगाना। सैंड में ह्यूमस मिल गया, पहले कभी कोई था? कहा था ना यार, मैंने थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। सैंड में ह्यूमस मिल गया, पहले कभी कोई था? जो था वो मरा होगा तभी तो ह्यूमस बना है। सैंड में ह्यूमस मिल गया, इसका मतलब पहले कभी कोई था? केवल सैंड 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 है, पहले कभी कोई नहीं था? नहीं था, तभी तो सैंड 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 ही है। समझ रहे कि नहीं? तो सक्सेशन कौन सा होगा सैंड में? प्राइमरी, पहले कभी कोई था ही नहीं। अगर सोइल बनती तो यहाँ ह्यूमस मिल जाता। दिमाग मत लगाना कि वहाँ कैक्टस होता है, रैकेशिया होता है, ये होता है, वो होता है। होता होगा, मुझे क्या पता, लिख के दो। हमें क्या पता भैया, हमारे दिमाग में तो रेत के टीले, सैंड ड्यून, वो टीले आ रहे हैं जो हवाओं में इधर उधर उड़ते फिरते। हमें क्या पता कोई वहाँ है तो लिख के दो भैया, क्योंकि बिना लिखे हमें समझ में नहीं आता। हम तो तभी समझते हैं जब लिख के दिया जाता है। सैंड ड्यून मतलब कि खाली टीलों की बात हो रही है, और उनके ऊपर होने वाला सक्सेशन तो प्राइमरी ही होगा। नेक्स्ट, कोरल रीफ। क्या होती है कोरल रीफ? रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इधर बोर्ड पे देखो, फिर चेक। ये तो हटा दो बेटा। अच्छा ठीक है। कोरल ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी आउटर शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिलेंट्रेटा के मेंबर तो है ही, रेड एल्गी में भी आते हैं। कोरेलिना, लिथोथेम्नियन ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी एग्जाम्पल याद नहीं करना, मैं रिपीट करता हूं। कोरल ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनकी आउटर शेल में कैल्शियम कार्बोनेट है। इस बात से तो एग्री हो ना बेटा? ये रहा पानी ही पानी, समंदर है। ठीक बात? जब कोरल मर जाते हैं तो नीचे डिपॉजिट होकर चट्टान बना रहे हैं। जिस तरह से डायटम के मरने से डायटमेशियस अर्थ बनती है, कोरल के मरने से कोरल रीफ बनती है। कोरल रीफ किसी ऑर्गेनिज्म का नाम कोरल के मरने के बाद का प्रोडक्ट है। और लॉन्ग
लॉन्ग टाइम साइज बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, हम तो इस लेवल पे आ गए कि एक सरफेस तैयार हो चुका है। बताइए, क्या जो कोरल यहाँ मरा है वो उगेगा? हो ही नहीं सकता, वो तो चट्टान बन गया। मरा हुआ कैसे उगेगा? जो भी आएगा बाहर से आएगा। पहुंच रहा कि नहीं बेटा? जो भी आएगा, ये तो एक सरफेस का काम कर रहा है चट्टाने। जो भी आएगा बाहर से उगने आएगा। जो भी हो रहा है पहली बार सक्सेशन हो रहा नहीं पहुंचा क्या? पानी में एक दिक्कत बेटा साइलेंट, मोबाइल साइलेंट ही रखो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। एक तो इतना चिल्ला के पढ़ा है, बीच में ऐसी कोई चीजें हो जाए तो फिर यार मन नहीं करता। क्लास में नहीं तो पढ़ लो यार। हाइट बढ़ रही है, पानी में एक दिक्कत, लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। अब नहीं रहा, अब तो लाइट आराम से पहुंच पाती है। तो क्या तरह के एल्गीज और दूसरे हाइड्रोफिटिक प्लांट ग्रो करेंगे? तो क्या उनको खाने के लिए हर्बीवोर भी आएंगे? हर्बीवोर के पीछे क्या कार्निवोर भी आएंगे? प्रोड्यूसर आया, हर्बीवोर आया, कार्निवोर आया, क्या सब एक साथ आए तो वैरायटी ज्यादा, डाइवर्सिटी भी। अरे समझे कि नहीं? कोरल रीफ की डाइवर्सिटी ओशियन में फर्स्ट मैक्सिमम है। क्यों ज्यादा डाइवर्सिटी है, समझ पा रहे हैं? कोरल रीफ पे जो भी उगने आया वो वहीं का कोई उगा कि बाहर से आया? कोरल रीफ पे होने वाला सक्सेशन प्राइमरी या सेकेंडरी? यही तो कहा। अर्थ पे फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ओशियन में फर्स्ट मैक्सिमम कोरल रीफ है बेटा, ये याद रखेंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन सब बच्चों को क्लियर है? तो उसके साथ मैंने एग्जांपल लिखी हूँ, समझ में आ रहे बेटा? 6 मिनट तुरंत फिर सेकेंडरी पे चलते हैं। वो भी न्यूली फॉर्म्ड ही हो। पहले सॉइल में रह रहा था कोई, लेकिन वो पानी वाला नहीं था। पानी वाला तो पहली बार ही आया। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पे होता है जहां पहले कभी कुछ था, किसी वजह से नहीं रहा, अब दोबारा होगा। ये रहा एक हरा भरा फॉरेस्ट, आग लगी रे बेटा, सब जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। देखो ना, कभी कुछ था, किसी वजह से नहीं रहा। देखो ना, था वजह नहीं रहा। अब पहली बरसात, मतलब फॉरेस्ट फायर के बाद की फर्स्ट रेनफॉल, तो जो बचा है वो उगेगा। आप कहेंगे कि सर इतनी भयंकर आग लगी, कौन बचेगा यहाँ? बचा है बेटा, बचा है टेरिडोफाइटा। क्योंकि इसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, जिससे आप राइजोम के नाम से पुकारते हैं। राइजोम एक प्रकार का प्रोपेग्यूल है। प्रोपेग्यूल ये शब्द एनसीईआरटी यूज कर रही है। ऐसा प्लांट पार्ट
जो नया प्लांट बना सकता है उसे प्रोपेग्यूल कहते हैं। ये राइजोम या अंडरग्राउंड स्टेम एक प्रकार का प्रोपेग्यूल है। जब आग लगी थी तो ऊपर से जल गए, लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट बचे हैं। और जैसे ही यहाँ पर मौका मिलेगा ये प्रोपेग्यूल ग्रो कर जाएंगे बेटा। और प्रोपेग्यूल अगर यहाँ ग्रो कर गए तो यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन का पायोनियर टेरिडोफाइटा हो जाएगा। हाँ बेटा। और अब इसके बाद बड़ी बड़ी सी श्रब्स आ रही है और फाइनली ट्री। जब ट्रीज आ गई तो क्या पानी पानी हुआ? क्या सूखा पड़ गया? कौन सी कंडीशन? बेजिक में उगने वाला मेजोफाइट ही क्यों? स्टेबल। क्या सब यही जाना चाहते हैं? क्या सब पहुंच जाते हैं? यहाँ वही जाता है। कहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है? जहाँ पहले एक बात बताओ, क्या ये उतना ही स्लो होगा? यहाँ तो पहले से फास्ट हो रहा है। इसे कंप्लीट होने में बस 100 से 200 साल, ज्यादा नहीं, 100 से 200 साल। कहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होगा? बोर्ड पे देख ले एक बार। डिफॉरेस्टेड साइट, फ्लडेड एरिया, फ्लडाई, सब कुछ बहा के ले गए, कुछ बच गए, जो वहां दब गए वो बच गए, बाद में उग गए। अबेंडेंट फार्मलैंड, अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, फार्मलैंड। तो बताओ बेटा, बताओ जल्दी से बताओ, फार्मलैंड में होने वाला सक्सेशन कौन सा? कोई नहीं है जब तक उसे खाली ना छोड़ दिया। केवल फार्मलैंड कहा जाएगा, कोई सक्सेशन नहीं है। याद करो मेरी उस बात को, अगर आपने जाकर नाले में पेड़ उगा दिए वो सक्सेशन नहीं है। आप अगर सीड डाल के आ रहे हो खेत में वो सक्सेशन नहीं है। खाली छोड़ दो खेत को, अपने आप जो हो रहा है वो सक्सेशन है। एनसीईआरटी ने फार्मलैंड नहीं लिखा, अबेंडेंट फार्मलैंड लिखा है, ये याद रखना। सही है। दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला, क्या सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी के जैसा ही होता है? नहीं। पहली बात तो पायोनियर ही बदल गया, पायोनियर ही बदल गया। दूसरी बात, आग लगने के बाद अब एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है क्योंकि मिनरल बढ़ चुका है। आग लगने के बाद एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पीसीज आएगी। अरे जब पहली बार ये फॉरेस्ट बना था तो ये भी तो कहीं से बना होगा। तो ये भी मान लीजिए क्रस्टोस लाइकेन से लेकर यहाँ तक था, तो बीच में जो स्पीसीज आई थी क्या एज इट इज आएगी? अब तो बेटा हो सकता है कि वो स्पीसीज इस बार ना आए, हो सकता है कोई ऐसी आ जाए जो इस एरिया में पहली बार है, अर्थ पे नहीं। एरिया में पहली बार है, अर्थ पे नहीं, क्योंकि वो अर्थ पे तो पहले कभी आ चुकी है, वो एरिया में नहीं हो सकती है। तो जब स्पीशीज ही बदल गई तो क्या जैसा हो रहा है ना? क्लियर है बात? दूसरा क्वेश्चन, क्या सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी को फॉलो करता है? जैसा नहीं होता तो फॉलो भी नहीं करता। फॉलो करने का मतलब जानते हो आप? जब आप किसी को, अदरवाइज मत लेना, एग्जांपल है, जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आपको उसके पीछे जाना है। अच्छे से फॉलो तब होगा बेटा जब वो जिस गली में मुड़े उसी में मुड़ जाओ, वही पाथ लेना पड़ेगा। अरे स्पीसीज बदल गई, पाथ बदल गया, क्या फॉलो कर रहा है क्या? मॉड्यूल पत्ता नंबर 124 क्वेश्चन 58 पहुंचेंगे आप। मॉड्यूल लाए हो क्या? यार ये क्या बस्ता उठा के भाग लेते हो घर से? क्या है, तो लानी ही है, वो तो अंडरस्टूड है बेटा।
मॉड्यूल में क्वेश्चन भी तो करेंगे ना यार। ये मॉड्यूल, ये एनसीईआरटी, ये नोटबुक आपके हथियार है। तैयारी युद्ध की है और बिना हथियारों के युद्ध लड़े जाते हैं। याद कर रखी आप लोगों ने यार, ऐसे ही भाग रहे हो यार। लाए हैं तो निकालो बेटा यार, दूसरों के हथियारों में झांक रहे हो। पता है 124 बेटा। क्वेश्चन 58 है क्या कहीं यहाँ? लिख लो यहाँ, लिख लो कॉपी में इधर ही। मॉड्यूल पेज नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 58 घर पे सोल्व करना है। अरे 124 1 2 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 58, 58 5 और 8 कहते हैं। तू कहे लिख, आंसर आ रहा है कि नहीं? क्या आया? क्या है थर्ड? डिफॉरेस्टेशन। एक पे लिखा सिमिलर होता है, एक में लिखा फॉलो करता है। वही तो मैं समझा रहा था, इसी क्वेश्चन के लिए मेहनत चल रही है। तो मॉड्यूल रखिएगा, आगे से जब जब जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का हमें ऐसा लगेगा कि ये रिलेटेड यहाँ से सॉल्व करना चाहिए हमें, तो करेंगे बेटा साथ के साथ। असली मेहनत, असली परीक्षा क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन आ रहा है तो सब कुछ अच्छा पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं आया तो कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं पढ़ा। अल्टीमेट टारगेट वही है हमारा। कुछ भी कर लो, कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तो आप सब कुछ अच्छा है। और क्वेश्चन नहीं आता तो आपने 10 पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, सब बेकार है। तो अपने मन को समझाओ मत बेटा, उससे क्वेश्चन करते रहो कि तुझे कितने क्वेश्चन आते हैं। इसको आप बहला के रखते हो, समझा के रखते हो बढ़िया, ताकि आपसे कुछ पूछे ही ना। अरे बेटा समझो बेटा, इन सच्चाई कड़वी है थोड़ी बातें, लेकिन दवाई कड़वी होती है। आज अब चाहे सक्सेशन प्राइमरी हो चाहे सक्सेशन सेकेंडरी हो, अगर आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हो, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हो, तो इसे प्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। लेकिन किसी ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से अगर आप वापस अर्लियर स्टेज में आ जाते हो, तो इसे आप रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हो। पीछे विंडो तो ओपन नहीं है यार, क्या आवाज क्यों आ रही है? ऐसे पूरा दिन चल रहा है। बोलेंगे आप थोड़ा आगे जाके खोलो। तो प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव, अर्लियर स्टेज का क्या मतलब? एक दिन की बात है, आपने एक एरिया को देखा जिसमें ग्रास उगी हुई थी। 2-4 साल बाद फिर आप गए, वहां ट्री आ गए। ओहो, ग्रास के बाद ट्री, ये तो मामला प्रोग्रेसिव जा रहा है। लेकिन आप तो आगे रहे बेटा, आपके पीछे से कोई आया और सारे पेड़ काट के ले गया। वापस अर्लियर स्टेज हुई ना बेटा? पहले वाली पे आ जाओ, उससे तो फिर बता दो मुझे, एक बार में आंसर मिलना चाहिए। जब आप डेजर्ट से फॉरेस्ट की तरफ जाते हो तो उसे प्रोग्रेसिव कहूं कि रिट्रोग्रेसिव? जब आप फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ जाते हो तो क्या हो रहा है?
प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव टर्म आपके एनसीईआरटी ने यूज नहीं की, लेकिन बाकी जो लिखा वो सब कुछ लिखा है, सिर्फ टर्म यूज नहीं किया। बाकी जो मैंने लिखा ना सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, पता 251 पर सब है बेटा वहां पर। आज घर जाके एनसीईआरटी का पता 250, 251, 252 पढ़ना ही है हमें घर में, क्योंकि आज सक्सेशन हो जाएगा लगभग 250, 251, 252। स्टेटमेंट आ रहा है, दिमाग इधर ही रखिएगा। एक बार रिट्रोग्रेसिव होने के बाद, एक बार रिट्रोग्रेसिव होने के बाद दोबारा होने वाला सक्सेशन सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होता है। जनरली, ये जनरली है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि एक दिन की बात है, एक हरा भरा फॉरेस्ट है, हरा भरा फॉरेस्ट है, वहां लावा आ गया बेटा, हमने पेड़ों पे गिराया, सब जल गए, दब गए, लावा फैल गया। लावा जब ठंडा हुआ तो चट्टाने बनी हुई। बताइए उन चट्टानों के नीचे जो दब गए क्या वो उगेंगे? हो ही नहीं सकता। अब तो चट्टाने बिल्कुल बैरन है, जो भी होगा पहली बार होगा। सक्सेशन कौन सा? ये तो अब यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है। प्राइमरी कहो बेटा, हिरोशिमा नागासाकी में भी खत्म हो गया था मामला, प्राइमरी होगा वहां जो भी होगा। तो बेटा यहाँ पर समझ जाइए, वजह देखना, वजह क्या है उससे बहुत फर्क पड़ता है। कोई बच्चा कहे कि सर पहले कभी कुछ था, किसी वजह से नहीं रहा, तो वो तो सेकेंडरी होता है। अरे वजह भी तो देखो कैसी आई है यार। अगर वजह यहाँ पर आग वाली होती तो, फ्लड वाली होती तो, लावा वाली तो, क्या लावा का आना यहाँ रिट्रोग्रेसिव इवेंट है? ले आया ना पीछे वापस, बिल्कुल कर दिया ना बैरन, वो रिट्रोग्रेसिव हो गया। और उसके बाद जो हो रहा है वो हर बार सेकेंडरी ही हो जरूरी? हाँ, मोस्टली सेकेंडरी। ऐसा कहना जरूरी था मेरा, वरना कुछ बच्चे जब बाहर आके पूछे कि सर इतनी भयंकर, आपने कहा कि फ्लडेड एरिया में सेकेंडरी होता है, लेकिन इतनी भयंकर बाढ़ आई कि एक भी नहीं बचा, फिर कैसे सेकेंडरी होगा? या तो मुझे लिख के दो कि बाढ़ इतनी भयंकर थी, वरना नॉर्मल मेरे लिए तो बाढ़ के बाद सेकेंडरी होता है। या तो ऐसा ही कहो कि नहीं इतना तेज बहाव था कि एक भी नहीं बचा, ये मेंशन करो लैंग्वेज में, तो मैं मानूंगा कि हाँ प्राइमरी हो रहा है। लेकिन जब तक हमारे लिए कुछ नहीं, हमने कह दिया कि फ्लडेड में सेकेंडरी होता है। सोच अच्छी कर लो बस, क्वेश्चन एक नहीं बचेगा आपका, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ईमानदारी से। चलिए जल्दी नोट कर। सर आपने बोला कि प्राइमरी सक्सेशन के बाद जनरली सेकेंडरी आता है। हाँ, प्राइमरी सक्सेशन के बाद जनरली सेकेंडरी नहीं आता। मैंने ये कहा एक बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद, प्राइमरी मैंने टर्म यूज ही नहीं की। मैंने कहा एक बार रेट्रोग्रेसिव होने के बाद दोबारा होने वाला सक्सेशन जनरली सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होता है। आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो उनमें कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है बाद में। लेकिन लावा आ जाए तो प्राइमरी। इसलिए जनरली कह रहा हूँ, जनरली कह रहा हूँ, ऑलवेज नहीं। और मैंने उसके लिए आपको एग्जांपल भी दे दिया कि कब प्राइमरी होगी।
ड्राई एरिया में होने वाला सक्सेशन, ड्राई एरिया में होने वाला सक्सेशन जीरो सेरे या जिराज कहलाता है। जीरो सेरे जिराज। ये आर्च भी वही सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है जैसे कि हमने सेरे कहा था, लेकिन ड्राई है क्या? हो सकता है कि ड्राई चट्टान हो सकता है कि ड्राई सैंड हो। अगर चट्टान है तो होने वाला सक्सेशन लिथोसेरे, और सैंड है तो होने वाला सक्सेशन सेमोसेरे। सैंड में उगने वाला सेमोफाइट कहलाता है। सैंड में उगने वाला सेमोफाइट कहलाता है। ये सुनो रे, सुनो एक मिनट सुनो बेटा। सैंड में उगने वाले प्लांट को सेमोफाइट कहते हैं। कुछ बच्चे कहें कि सर सैंड में तो जीरोफाइट उगता है। सुना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सैंड में उगने वाले को सेमोफाइट, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर सैंड में उगने वाला तो जीरोफाइट होता है। अब सुनो बस, ये स्टेटमेंट सुन लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सैंड में उगने वाले को सेमोफाइट ही कहते हैं। सैंड में पानी कम है इसलिए जीरोफाइट है। आज के बाद जीरोफाइट को सैंड से डिफाइन करोगे कि पानी की कमी से? क्या हर जीरोफाइट सैंड में ही उगे जरूरी है क्या? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पहाड़ों पे है, लेकिन बरसात होती है तो पानी रुकता ही नहीं है, बह बह के नीचे आ जाता है। बेटा आपने ये भी प्लांट फिजियो में पढ़ा है या पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है। उसे रोकने का अडेप्टेशन आ गया। निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, जीरोफिटिक कनेक्टर। अरे पहाड़ों में होकर भी जीरोफाइट है। ये याद रखना, जिम्नोस्पर्म जीरोफाइट नेचर के होते हैं, पहाड़ों में होकर भी। तो क्या हर जीरोफाइट रेत में उगेगा क्या? जरूरी है क्या? याद रखो बेटा, जीरोफाइट वो है जो पानी की कमी में उगता है, वो रेत में ही हो जरूरी नहीं है। रेत में उगने वाला तो सेमोफाइट है। पानी के अंदर होने वाला सक्सेशन, वाटर एरिया में होने वाला सक्सेशन हाइड्रोसेरे कहलाता है, जिसे आप हाइड्रार्च के नाम से भी पुकारते हैं। अगर मैंने हाइड्रोसेरे लिखा तो पानी स्वच्छ है, बढ़िया है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एसिडिक है तो कहो ऑक्सैलोसेरे। एसिडिक पानी है तो आपको कहना है ऑक्सैलोसेरे, और अगर ये सैलाइन या सॉल्ट वाला है तो आपको कहना है हेलोसेरे। ठीक बात। हमारे सिलेबस में जीरोसेरे में लिथोसेरे हम पढ़ चुके हैं, और अब हम हाइड्रोसेरे पढ़ेंगे। पढ़ते हैं अभी, चलिए बेटा हाइड्रोसेरे। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। कुछ बाबा टाइप लोग भी हैं आपके यहाँ, आध्यात्मिक बातें करते हैं। टैलेंट तो गजब ही आपके क्लास में, नाना प्रकार के हैं सब, नानी प्रकार के भी हैं। कस के पूछा है। चलिए फ्रेश वाटर। हमने लिथोसेरे प्राइमरी पढ़ा था, तो हाइड्रोसेरे भी प्राइमरी हो जाए। एक दिन की बात है, गजब काट पे गाया, चट्टाने खिसक रही,
गड्ढा बन बरसात हो रही है, पानी भर अरे रहा है अब चुका है। टाइमिंग ठीक नहीं है। आप अति उत्साह में रहते हैं, आगे की ज्यादा सोच लेते हैं। क्या ये पानी की सरफेस पे पहले कभी कोई था? भरा ही पहली बार है, तो जो भी होगा सक्सेशन होगा। चलो इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन आसपास की किसी बायोटिक कम्युनिटी, आसपास तो कोई तालाब वाला होगा यार, वहां से फाइटोप्लैंक्टन के स्पोर उड़ उड़ के आते हैं और पानी पर गिर गिर कर उग जाते हैं। आओ फाइटोप्लैंक्टन। क्या यहाँ फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन है बेटा? तो बताओ बताओ जल्दी बताओ, लिथोसेरेका पायोनियर कौन? मैंने लिथो पूछा है। हाइड्रोसेरेका पायोनियर है ना बेटा? जब यहाँ ये ग्रो करेगा तो कुछ मरेगा भी सही। और आप तो अच्छे से जानते हो जो मरता है वो नीचे आता है। वैसे ऊपर जाता होगा, लेकिन इसकी डेड बॉडी तो नीचे आएगी ना यार। और जब नीचे आएगा तो क्या उसका डिकम्पोजिशन होके ह्यूमस बनेगा? बन जाओ ह्यूमस। नीचे ह्यूमस सॉइल तैयार हो रही है, और जब ह्यूमस बन जाएगा तो यहाँ पर अब ऐसे प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं जो अपनी रूट को नीचे पेनिट्रेट करे और यहाँ ग्रो कर जाए। क्या कहा? तल में उग रहा है क्योंकि झील नहीं तालाब है। तालाब में प्रोफंडल नहीं होता। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद आ रहा है। तालाब में प्रोफंडल नहीं होता, नीचे तक लाइट जा रही है। अब आगे की तरफ चलेंगे तो बताइए यहाँ पर ह्यूमस की क्वांटिटी कम होगी कि और ज्यादा? बढ़ जाओ ह्यूमस। और जब ह्यूमस बढ़ जाता है, ह्यूमस तो ऐसे प्लांट भी आ जाते हैं जो अपने लीफ को सरफेस पे रखते हैं और रूट को नीचे पेनिट्रेट करते हैं। ऐसे प्लांट को आप यहाँ रूटेड फ्लोटिंग कहते हो। कौन से प्लांट? और आगे चले, ह्यूमस का अमाउंट कम होगा कि और ज्यादा? ह्यूमस लगातार बढ़ रहा है। ह्यूमस लगातार बढ़ रहा है। और अब जब ह्यूमस इतना बढ़ गया तो पानी का डिसॉल्व्ड मिनरल भी बड़ा होगा। ऐसे प्लांट भी तो उग सकते हैं जो पानी का मिनरल खींच ले। उनको कहीं रूट को पेनिट्रेट करने की जरूरत क्या है? ऐसे प्लांट को आप फ्री फ्लोटिंग के नाम से पुकारेंगे। और अब एक बात ऑब्जर्व करी कि आपने, तालाब नीचे से तो भर ही रहा है, किनारों से सिकुड़ रहा है। सिकुड़ सिकुड़ कर अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ अब पानी बहुत कम रह गया बेटा। नीचे पूरा दल अगर ऐसी हालत हो गई तो ऐसे एरिया को आप स्वैम्प के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? स्वैम्प।
इस तरह के एरिया को आप स्वैम्प और मार्श में डिफरेंस जानते हो? केवल दलदल मार्श, दलदल पे पानी स्वैम्प। हमारे मैंग्रोव स्वैम्प भी एरिया में है। मैंग्रोव प्लांट कहाँ पर है? स्वैम्प एरिया। और यहाँ पर बेटा ऐसे प्लांट हैं। अरे पहली बार देखो एक काम, एक चीज देख पा रहे हो क्या? पानी की सतह से, पानी की सरफेस से बाहर निकल के आया है प्लांट बाहर। क्या उसके अंदर वहां के कंपैरिजन में मैकेनिकल टिश्यू का अमाउंट बढ़ गया? अरे अब वो वहां के कंपैरिजन में रिजिड हो गया, और ऐसे रिजिड को रीड कहते हैं। तभी तो स्टेज का नाम रीड स्वैम्प स्टेज है, और इसे आप एम्फीबियस स्टेज के नाम से भी पुकारते हैं। कौन से स्टेज? धीरे धीरे अब तो केवल दल 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 छोटी छोटी श्रव आ रही है। आओ उगो श्रव उगो। और अगर ऐसा हो गया तो इन छोटी श्रव्स को आप यहाँ मीडो कहते हो बेटा। तो स्वैम्प के बाद मार्श आया है, और इसे मार्श मीडो या सेज के नाम से पुकारते हैं। SEDGE सेज। और धीरे धीरे यहाँ पर बड़ी श्रब जो कांटे वाली है उसे स्क्रब कहा जाता है। और फाइनली ट्री। जब ट्री आ गए तो क्या यहाँ पानी हो गया? सूखा पड़ गया? कौन सी कंडीशन? मैजिक में उगने वाला मेजोफाइट ही क्यों? ज्यादा स्टेबल। क्या हर कोई यहीं जाना चाहता है? क्या पहुंच जाता है? यहाँ वही जाता है। NCERT पता नंबर 256 पहुंचेंगे आप। 251 ना मॉड्यूल ना NCERT। हथियारों की भारी कमी। जखीरा रखा करो पूरा। पता नंबर 251 पर NCERT थ्योरी लिखती है, और पता 252 पे NCERT डायग्राम बनाती है। अब एक बार कान खोल के सुन लो, यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए। जब NCERT अपनी थ्योरी को लिखती है तो ये सारी स्टेप्स एज इट इज लिखती है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। लेकिन जब NCERT डायग्राम बनाती है तो इस वाली स्टेप को खा जाती है। कोई बात नहीं, खाना सिर्फ उसे नहीं आता, हमें भी आता है। जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम भी खा जाएंगे, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम भी एज इट इज फॉलो करेंगे जैसा है। देखो आप पहले थ्योरी देखो, पत्ता 251 नीचे से थर्ड पैराग्राफ। In primary succession in water, pioneer are the small phytoplankton, which are replaced with time by rooted submerged plant. आ रहा है बेटा? उसके बाद में आगे की तरफ पढ़ेंगे, आगे rooted submerged। उसके बाद में देखो आप रूटेड फ्लोटिंग लिखा, रूटेड फ्लोटिंग फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग। उसके बाद रीड स्टाइल, मार्श मीडो, स्क्रब एंड ट्री, फाइनली द ट्री। क्या सारी स्टेप्स यही है बेटा? पत्ता पढ़। सब बच्चों के पास NCERT में डायग्राम बने हैं। पहले एक बात बता दूं
क्या सब बच्चों के पास पहला डायग्राम फाइटोप्लैंक्टन का, उसके नीचे से स्मॉल a लिखा है, दूसरे वाले डायग्राम के नीचे स्मॉल b लिखा है? ऐसा कोई बालक तो नहीं है क्लास में जिसके एनसीईआरटी में ये स्मॉल a स्मॉल b नहीं लिखा? कोई हो तो बता देना बेटा, क्योंकि जिसके पास अगर नहीं लिखा स्मॉल a स्मॉल b ऐसे डायग्राम के नीचे, उसकी पुरानी है। और जिसके पास पुरानी है उसमें अभी जो पैराग्राफ में पढ़ रहा था वो भी वैसा नहीं है, फिर जो अभी मैंने पढ़ा करेक्शन है बेटा उसमें, तो वो अभी बता देना मेरे को, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं फिर। और अगर है बाय द वे तो भी चिंता मत करो, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, करेक्शन हम करेंगे, ठीक है? वो पैराग्राफ जो अभी अभी मैं पढ़ रहा था वो आप नई वाली से लिख के चिपका दो, बाकी सब एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। पहला फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा डायग्राम रूटेड सबमर्ज, और तीसरा डायग्राम देखो रे सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग आ गया। इसका मतलब रूटेड फ्लोटिंग नहीं है, डायग्राम में नहीं है। तो यहाँ या तो एक काम कर लो, दोनों को मिलाकर फ्लोटिंग स्टेज कह दो, रूटेड फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग। लेकिन क्योंकि थ्योरी में तो अलग अलग लिखा है, रूटेड भी लिखा है, फ्री भी लिखा है, तो मैंने अलग अलग लिख दिया बेटा। और डायग्राम में आपको क्या करना है आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद में लीड स्टैम्प आ गया, मार्शमैलो आ गया, स्क्रब आ गया, और उसके बाद में ट्री यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से बेटा आप समझ जाइए थ्योरी और डायग्राम में क्या क्या कर दिया एनसीईआरटी ने। दोनों बातें आपके मन में क्लियर रहनी चाहिए, जब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हमारा आंसर हो जाएगा। आओ इनके एग्जाम्पल लिख लें हम साथ के साथ। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल लिखने के लिए हमें हाँ दिख तो रहा है सब बच्चों? थोड़ा छोटा कर दिया बेटा, नहीं दिख रहा? चलो पहले फोटो बनाओ फिर एग्जाम्पल लिख। और एग्जाम्पल में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल क्या ब्लू ग्रीन एल्गी लिख दो? क्या डायटम लिख दूं बेटा? वॉलवॉक्स। पहले एक बात बताओ रे, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है? तो फिर क्या है? चुप हो जाओ, लिखना बंद। आज के बाद कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है। जब नाम में एल्गी है तो ये एल्गी क्यों नहीं है? ठट रखो, मेरा स्टेटमेंट खत्म होने दो। एल्गी क्या होती है? किसे कहते हैं एल्गी? जिसके पास तीन बातें वो एल्गी। क्लोरोफिल है, थैलोइड बॉडी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, तीनों इसके पास है ये एल्गी। जब आरएच विटेकर ने मोनेरा किंगडम बनाया तो क्या एल्गी फंजाई एनिमल प्लांट देख के बनाया? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल देख के बनाया। मेरा स्टेटमेंट पहुंचे तभी हाँ भरना। हमारी कच्ची कोड़ी वैसे भी बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है, सेल प्रोकैरियोटिक है, इसलिए मोनेरा है। नहीं समझे? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है? बदल गए ना शब्द बेटा। फिर इसे मोनेरा में क्यों पढ़ते हैं? ये सोच होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आरएच विटेकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि हर जगह वही दिखे। हमारी सोच लीनियस से लेकर कार्बूस तक होनी चाहिए। हाँ, वेटेज की बात आएगी तो देंगे हम विटेकर को वेटेज, लेकिन बिना बात ही वेटेज। हाँ समझ पा रहे? अच्छा बताओ, क्या डायटम एल्गी है?
जब आपके एनसीईआरटी डेस्मिट को गोल्डन एल्गी लिखती है तो आप कौन होते हो मना करने वाले? डायटम एल्गी है, सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसलिए प्रोटिस्टा है। अगर एनसीईआरटी बड़ी हो 11th वाली तो लिखा है प्रोटिस्टा पे, प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिसाइड नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एल्गी भी आती है, फंजाई भी आता है, एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है। क्या डायटम एल्गी है? फिर इसे प्रोटिस्टा में क्यों पढ़ते हैं? वॉलबॉक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोटाइल कॉलोनी है। दूसरा आता है रूटेड सबमर्ज के एग्जांपल, और रूटेड सबमर्ज के एग्जांपल हाइड्रिला, वैली सिनेरिया, वैली सिनेरिया एंजियोस्पर्म है। वैली सिनेरिया एंजियोस्पर्म है बेटा। और एल्गी के बाद ही एंजियोस्पर्म। एक बार फिर प्रूव हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन। वैली सिनेरिया तुम एंजियोस्पर्म होगे, हम क्या करें? अभी तो एनवायरनमेंट ने बुलाया है, आना पड़ेगा, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन में आता वही है। नेक्स्ट आता है रूटेड फ्लोटिंग, निम्फिया, निलुम्बो, फ्री फ्लोटिंग, आइकोर्निया, पिस्टिया, लेमना, रीड स्वैम्प, रैननकूलस, सेजिटेरिया और स्कीरपस। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा इधर, स्कीरपस, मार्शमेडो, कैरेक्स। स्क्रब का एग्जांपल है लैंटाना, ट्री का एग्जांपल है ओक, जिसका साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है कॉर्कस सुबेर। आपका ब्रेक टाइम अलग हो गया है बाकी बच्चों से, हाँ? ये अच्छा हुआ है। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? आपके दुख को मैं जानना चाह रहा था। लिथोसेरे और हाइड्रोसेरे, डिफरेंस। पढ़ ले। लिथोसेरे का पायोनियर क्रस्टोज लाइक है, और यहाँ का पायोनियर फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ ड्राई से मैजिक की तरफ गए थे, यहाँ पानी से मैजिक की तरफ। चाहे जिराज चाहे हाइड्राज, जाना तो मीडियम वाटर कंडीशन। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको वहीं पर 2011 में। यहाँ लिथोसेरे भी हमने प्राइमरी सक्सेशन पढ़ा, हाइड्रोसेरे भी प्राइमरी ही पढ़ा। बताओ
जल्दी बताओ। होने को दोनों ही स्लो हैं, लेकिन कौन सा कंपैरेटिव फास्ट? लाइट लो, क्योंकि पानी में लाइट जल्दी अराइज है। जे स्लो, जे फास्ट, कंपैरेटिव। बेटा आप तो जानते हैं तालाब को ऊपर से देखो रे, ऊपर से सिकुड़ सिकुड़ कर अंदर की तरफ जा रहा है। क्या यहाँ ह्यूमस का बनना मार्जिन से सेंटर की तरफ हो रहा है ना? और यहाँ क्या चट्टान पर ये डिसाइडेड है कि पहले मार्जिन टूटेगा कि सेंटर? चट्टान पर ये डिसाइड नहीं है कि पहले मार्जिन टूटेगा कि पहले सेंटर। अरे चट्टान पर पहले वो टूटेगा जहां ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा हो। अरे पहले इधर लिखना बंद करो, पहले एक बात सुनो। चट्टान का सेंटर का मीनिंग अंदर वाला सेंटर नहीं है। आप फिजिक्स लगाने लग जाते हो वरना। सेंटर का मीनिंग क्या है? ये सरफेस पे मार्जिन और ये सरफेस पे सेंटर। तो सेंटर का मतलब अंदर वाला सेंटर नहीं है, सरफेस पर ही है बेटा मार्जिन और सेंटर। जहां ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होगा वो टूटेगा, समझ रहे हो आप? ऑर्गेनिक एसिड मार्जिन पे भी ज्यादा हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड सेंटर पे भी ज्यादा हो सकता है। अगर मैं अच्छा सोचूं तो पहले मार्जिन तोड़ूं कि पहले सेंटर की? दोनों तोड़ूंगा यार अच्छे सक्सेशन आगे बढ़ेगा जब चट्टान टूटेगी। दिमाग में रखो बेटा, जब चट्टान के टुकड़े तो सक्सेशन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो वो कहाँ ज्यादा टूटेगा? जहाँ ऑर्गेनिक एसिड होगा। वो मार्जिन पे टूट सकता है, वो सेंटर भी टूट सकता है, वो दोनों भी टूट सकता है। अब बताओ, अगर मैं अच्छा सोचता हूँ तो पहले मार्जिन टूटेगा कि पहले सेंटर टूटेगा कि दोनों? ये तभी तो सक्सेशन आगे जाएगा। तो मेरे लिए तो यहाँ यूनिफॉर्म हो रहा है, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, मार्जिन सेंटर दोनों जगह। अरे ये रहा कैरेक्टर। इधर तो क्या लिखेंगे आप? इधर क्या लिखेंगे आप? सैरल। और इधर क्या लिखेंगे? क्लाइमैक्स। बस हमें क्या करना है, सैरल से क्लाइमैक्स पे मैं कैरेक्टर लिखूंगा और हमें बताना है कि सैरल से क्लाइमैक्स पे जाते हुए क्या से क्या हो गया। बिल्कुल, देखते ही देखते। सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल और लार्ज में आंसर करो पहले, बाद में। जब हम यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आंसर करना है पहले, बाद में। क्यों क्यों क्यों? वैरायटी बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इकोलॉजिकल नीड के जनरलाइज और स्पेशलाइज में आंसर करेंगे पहले, बाद में। अरे कुछ कर गुजरोगे बेटा। बेटा जनरलाइज और स्पेशलाइज, पहले इधर देखो ना, पहली तरफ एक शब्द लिखूंगा, नीचे उसका मतलब समझ जाओगे। मेरे हाथों की तरफ देखना। जब काम सबके जैसा हो तो जनरलाइज है, अपना काम अलग कर लेना। जब सबके जैसा हो तो अपना अलग कर लेना, तभी तो स्पेशलाइज को नैरो और जनरलाइज को ब्रॉड कहते हैं। नैरो का मतलब अलग से है, नीचे कम नहीं हुए हैं। हाँ, कम नहीं हुए हैं, अलग कर लिया इससे। बताओ, फूड वेब और फूड चेन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आंसर करो रे बेटा पहले, बाद में। क्यों 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 कॉम्प्लेक्स?
वैरायटी बढ़ रही, फीडिंग इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है, फूड रिकमेंडेशन बढ़ रहा है। बेटा नहीं, डरो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी या फिर कह दीजिए लाइट यूज एफिशिएंसी, लोअर हाई में आंसर करो, पहले बाद में। क्यों भाई, कैसे समझाऊं इस बात को? मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ। पहले घास खुले में उग रही थी, अब घास बड़े बड़े ट्री की कैनोपी के नीचे है, फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रही है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। फिर बोलो, पहले घास खुले में थी क्योंकि ट्री नहीं आए थे, अब ट्री आ गए तो उनके नीचे घास है, फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रही है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, लोअर हाई में आंसर करो रहे, पहले बाद में हाई। क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ रही है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट भी बढ़ता 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 जा रहा है। आज की आखिरी बात, P/B, P बोले तो फोटोसिंथेसिस, B बोले तो बायोमास। P/B लोअर हाई में आंसर करो रे, पहले पहले पहले, अच्छा बाद में क्यों क्यों क्यों? चलिए इधर देखते हैं। जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है उस एरिया में एक लिमिट के बाद जब प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, प्लांट्स पूरी तरह से तो प्लांट का नंबर बढ़ना ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, लेकिन एनिमल तो बढ़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर प्लांट के लिए जगह नहीं है तो एनिमल कहाँ बढ़ेगा? क्या घास के ऊपर रैबिट के नंबर बढ़ सकते हैं? ट्री के ऊपर चिड़िया के नंबर बढ़ सकते हैं? वो बायोमास बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो बायोमास बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो क्या यहाँ पर रेशो में कमी आ जाएगी? नहीं समझे क्या बात? चलो जिस बच्चे को नहीं आया वैसे देख लो बस आराम से। इधर ये मेरा हाथ P है और ये वाला हाथ B है, दोनों हाथों के बीच का गैप देखो बेटा, ये सेरल में है, P और B, गैप देख लो दोनों के बीच। चले आप क्लाइमैक्स में, P/B, दोनों के बीच का गैप नोट करो, कम हो गया ना? वापस ऐसे P और ये B। चले अब क्लाइमैक्स में, P/B, P तो अब भी ज्यादा है, P तो अब भी ज्यादा है, कंपैरेटिव B ज्यादा बढ़ गया, रेशो में कमी आ जाएगी। क्या B P से ज्यादा हो सकता है? समझ पा रहे हैं? तो ये रेशो क्यों कम होता है ये क्लियर हो गया सब। एक बात जो आपके मॉड्यूल में लिखी है जो मैंने छोड़ दी है कि जब हम सक्सेशन में सैरल से क्लाइमैक्स पे जाते हैं तो एनसीपी कम होती है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि हमने कम्युनिटी अभी नहीं पढ़ा इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, जब कम्युनिटी आएगा तो उसको दोबारा मैं समझाऊंगा बेटा। तो आप भी उसे गोला करके छोड़ देना, काटना मत, छोड़ना है, काटना नहीं बेटा, वरना आप तो काटने पे बैठे ही रहते हैं। इसको नीचे लाना है क्या? जाओ।